हेलो एवरीवन। मैं हिमानी उपाध्याय। स्वागत है आप सभी का इस शोध श्रृंखला में। पिछली श्रृंखला में हम लोग बात कर रहे थे पैरामेट्रिक इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की बात शुरू की थी और हमने कोशिश की थी समझने की कि पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स होती क्या, इसके एजम्पशंस क्या क्या होते हैं। साथ ही साथ हमने सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन की बात की थी, सैंपलिंग एरर की बात की थी और साथ ही हमने समझने की कोशिश की थी सेटिंग कॉन्फिडेंस फॉर पॉपुलेशन। आज हम लोग बात करेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग की। ठीक है, इसमें हम लोग आज शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हाइपोथेसिस टेस्टिंग, परिकल्पना परीक्षण। परिकल्पना परीक्षण होता क्या है ना। जब परिकल्पना वाला व्याख्यान हम लोगों ने डिस्कस किया था लेक्चर, तो उसमें हम लोगों ने बात की थी कि आप कितने परिकल्पना होती क्या है, व्हाट इज हाइपोथेसिस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, परिकल्पना कितने प्रकार की होती है। उसमें हम लोगों ने बात की थी नल हाइपोथेसिस तो होती है, शून्य परिकल्पना होती है और साथ ही साथ शोध परिकल्पना होती है, जैसे आप कहते हैं रिसर्च हाइपोथेसिस। ठीक है, तो ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात अब हम कर रहे हैं। क्या परिकल्पना जो भी आपने बनाई है उसका हम परीक्षण कैसे करेंगे या क्या होती है। तो यहाँ पर आप अच्छे से इस बात को समझ लीजिए कि ये क्या है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, है ना। ये क्या कर रही है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि हम हमारा परिणाम क्या होंगे उसके बारे में हम निर्णय लेते हैं। तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग अबाउट द रिजल्ट ऑफ अ स्टडी। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखेंगे कि हम जो कुछ भी परीक्षण कर रहे हैं, है ना, और उसमें हमारे जो पास परिणाम आ रहे हैं उस परिणाम के बारे में हम क्या निर्णय ले। ठीक है, इसको हम एक एग्जाम्पल उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, जो प्रयोगात्मक आपका समूह है, उसका मान लीजिए आपने, आपकी स्टडी एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकती है, आपने उसका जो प्रयोगात्मक समूह है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, उसका मीन आया 35। ठीक है, और कंट्रोल ग्रुप है, मतलब जो आपका कैसा है, नियंत्रित समूह है, उसका आपने कैलकुलेट किया, मीन कितना आया 27, है ना। तो यहाँ पे दोनों मीन है, उन दोनों में मीन में हमको डिफरेंस दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर रिसर्चर को ये डिसाइड करना पड़ता है कि जो मीन है, दोनों मीन, जो प्रयोगात्मक समूह का मीन है मध्यमान और जो नियंत्रित समूह का मध्यमान है, क्या इन दोनों मध्यमानों के बीच में वास्तविक सार्थक अंतर, क्या उपचार जो हम दे रहे थे उसके कारण है या फिर उसमें सैंपलिंग एरर। ये निर्णय लेना होता है किसको, शोधकर्ता। ठीक है ना। इफ द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप मीन इज 35 एंड द कंट्रोल ग्रुप मीन इज 27, द रिसर्चर हैज टू डिसाइड whether the difference between the two means represents a real significant difference in the treatment or simply sampling error। ये किस कारण से हो रहा है, केवल हमको यहाँ पर जो न्यायाधर्ष त्रुटि उसके कारण अंतर हो रहा है या वास्तव में जो हम चार दे रहे थे उसके कारण हमको ये अंतर दिखाई देगा। तो ये हमको टेस्ट करना पड़ा। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है। अब इसको हम कैसे परीक्षण करेंगे, कैसे हम जाने कि ये किसके कारण से हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, कारण हमने बात की थी, या तो जो अंतर हो रहा है वो ट्रीटमेंट उपचार जो दे रहे हैं उसके कारण हो रहा है, या फिर बाई चांस हो रहा है, बाई चांस हमारे रैंडम सैम्पलिंग एरर हो गई उसके कारण हो रहा है। ठीक है ना। तो एन ऑब्जर्व डिफरेंस इज आइदर कॉज बाय ट्रीटमेंट, ठीक है ना, या तो ट्रीटमेंट के कारण हो रहा है ना, जो उपचार आप दे रहे थे। और उपचार मतलब क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये देख रहे हैं कि कोऑपरेटिव लर्निंग का इफेक्ट जो है 9th क्लास के स्टूडेंट्स पर उनकी एंजाइटी लेवल को कम करने में कितना यूजफुल होता है, तो वहां पे आपने कोऑपरेटिव लर्निंग लिया और ट्रेडिशनल मेथड लिया और यहाँ पर आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उपचार दे रहे हैं, महीने भर का उपचार दे रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर उसमें उसी हिसाब से आपने रिसर्च हाइपोथेसिस को बनाया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि जो कुछ भी आपको डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है, दोनों परिकल्पनाओं के बीच में जो अंतर दिखाई पड़ रहा है, तो वो किसके कारण से हो रहा है, उपचार के कारण हो रहा है, या वो सिर्फ रिजल्ट जो आ रहा है वो बाई चांस आ गया है। और बाई चांस के कारण जो भी आपके पास सैंपलिंग एरर हुई है, आपसे गलती हुई है, उसके कारण। ठीक है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अब रिसर्चर के सामने ये बात आ जाती है कि वो उस चीज को फाइनली डिसाइड करें। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो अपन नल हाइपोथेसिस बनाई थी, आपने सीखा था शून्य परिकल्पना को बनाना, तो वहां पर क्या करते थे, चांस एक्सप्लेनेशन फॉर द डिफरेंस इज कॉल्ड द नल। कि हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इसकी व्याख्या कर रहे हैं जो शून्य परिकल्पना है, कि यहाँ पर
बाई चांस, है ना। तो चांस का जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि यहाँ पर जो भी अंतर मिलेगा वो अंतर वास्तव में अंतर नहीं है, वो बाई चांस अंतर दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज का एक्सप्लेन कौन कर रहा है यहाँ पे, नल हाइपोथेसिस। ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि नल हाइपोथेसिस आप सब अच्छे से जानते हैं, जो क्या बताती है, आपको दर्शाती है देयर इज नो ट्रू डिफरेंस, कोई भी सार्थक अंतर नहीं होता, है ना। जो दो अलग अलग वेरिएबल है, अब उसमें आप क्या देखना चाह रहे हैं, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखना चाह रहे हैं या रिलेशनशिप देख रहे हैं, अंतर या संबंध। मतलब आपने जो परिकल्पना बनाई शून्य परिकल्पना, उस शून्य परिकल्पना में आप जो वेरिएबल है उनके आपकी जो अध्ययन है उस अध्ययन के अनुसार आप बना रहे हैं, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, इनके बीच में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जाता या उनके बीच में कोई सार्थक संबंध नहीं पाया जाता, ठीक है ना। तो बिटवीन पैरामीटर्स इन द पॉपुलेशन, पैरामीटर्स आपके क्या है, जो चर आपने लिए हुए हैं अलग अलग स्टडीज के, ठीक है। एंड दैट एनी डिफरेंस, अगर कोई भी डिफरेंस मिलेगा या मिलता है और कोई भी संबंध देखने को मिल रहा है, फाउंड फॉर द सैंपल्स इन द रिजल्ट ऑफ सैंपलिंग एरर, तो क्या किस कारण दिखाई पड़ेगा, वो हम ये पहले से मान के चल रहे हैं, हमने एक ऐसे शोधकर्ता डिसाइड किया हुआ है कि वो सैंपलिंग एरर के कारण थे, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी आपने शून्य परिकल्पना बनाई है ना, वहां पे आप कहोगे देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। इस बात को आप एक एग्जाम्पल से और अच्छे समझ सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया हुआ है। यहाँ पर क्लास 1 के बच्चों को हम क्या कर रहे हैं, दो मेथड से उनको रीडिंग हैबिट डेवलप करना चाहते हैं, ठीक है। आप क्या डेवलप करना चाह रहे हैं, रीडिंग हैबिट डेवलप करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जो शून्य परिकल्पना बनाई, नल हाइपोथेसिस बनाई, क्या बन जाएगी, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन स्कोर ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑफ फर्स्ट ग्रेड स्टूडेंट्स हु रिसीव होल लैंग्वेज रीडिंग इंस्ट्रक्शंस एंड फर्स्ट ग्रेड स्टूडेंट्स हु रिसीव बेसल रीडिंग इंस्ट्रक्शन। आपने दो समूह बनाए, एक प्रयोगात्मक समूह बनाया और एक आपने नियंत्रित समूह, कंट्रोल ग्रुप का और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का, है ना। जो आपने एक ग्रुप को कैसे पढ़ा रहे हैं आप, उसको आप होल लैंग्वेज रीडिंग इंस्ट्रक्शन के द्वारा पढ़ा रहे हैं, मतलब पूरा एक साथ रीडिंग इंस्ट्रक्शन एक साथ दे रहे हैं पूरी भाषा का, और उसके बाद उसको रीडिंग करा रहे हैं। और दूसरे को आप बता रहे हैं, दूसरे वाले समूह को, फर्स्ट ग्रेड के दूसरे समूह को आप दे रहे हैं बेसल रीडिंग इंस्ट्रक्शंस बता रहे हैं, ठीक है। तो आपने इस तरह से आपने नल हाइपोथेसिस बनाई, और उसका जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, है ना। दोनों ही तरीकों में कोई भी सार्थक अंतर नहीं पाया जाता। आपने ये परिकल्पना, शून्य परिकल्पना बनाया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो आपने हाइपोथेसिस बनाई थी, तो वहां पर क्या हो रहा है कि हमने ये पहले से इसको समझाया कि देयर इज नो, रियली इज नॉट एनी डिफरेंस। हमने ये मान के चल रहे हैं कि दोनों विधियों के बीच में कोई भी सार्थक अंतर नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए इफ यू फाइंड वन इन योर स्टडी, इट इज नॉट अ ट्रू डिफरेंस, है ना। तो ये हमने पहले से डिसाइड किया कि अगर डिफरेंस मिलेगा भी तो क्या होगा, वो ट्रू डिफरेंस नहीं होगा, वास्तविक अंतर नहीं होगा, बल्कि ये बाई चांस होगा, ठीक है। क्या होगा, ये बाई चांस मिलेगा, रिजल्टिंग फ्रॉम सैम्पलिंग एरर। बाई चांस होने की संभावना है कि उसमें आपको त्रुटियों के कारण ये संभावना है कि वहां पे हमको अंतर दिखाई पड़ रहा है, पर वास्तव में कोई भी अंतर नहीं मिलेगा। इस तरह से हमने पहले से इस चीज को शोधकर्ता जब शून्य परिकल्पना बनाता है तो ये चीज डिसाइड कर ले, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो यहाँ पर जो हाइपोथेसिस होती है, एक होती है, मैंने बताया था आपको शून्य परिकल्पना, एक होती है शोध परिकल्पना, है ना। तो दोनों जो हाइपोथेसिस होती है, द नल हाइपोथेसिस फॉर अ स्टडी इज यूजुअली डिफरेंट फ्रॉम द रिसर्च हाइपोथेसिस। शोध परिकल्पना से थोड़ा सा अलग होती, डिफरेंट होती है ना। द रिसर्च हाइपोथेसिस टिपिकली स्टेट दैट वन मेथड इज एक्सपेक्टेड टू बी मोर इफेक्टिव। हमने यहाँ पे क्या बना रहे हैं, पॉजिटिव, सार्थक, मतलब यहाँ पर एक धनात्मक संबंध की बात करते हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर एक मेथड दूसरी मेथड से ज्यादा अच्छी होगी, ज्यादा प्रभावपूर्ण होगी। जबकि शून्य परिकल्पना में हम क्या करते हैं, बाय द नल हाइपोथेसिस स्टेट दैट देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मेथड्स, है ना। शून्य परिकल्पना में ये बात अपन मान के चलते हैं, हमने पहले से डिसाइड किया हुआ है कि जो दोनों विधियां हमने ली हैं, दोनों विधियों में हमको कोई भी सार्थक अंतर नहीं है, ठीक है। अब देखिए बात आती है कि हम बात कर रहे हैं, बार बार बात कर रहे हैं, शून्य परिकल्पना की भी बात कर रहे हैं, और यहाँ पर बात हम कर रहे हैं शोध परिकल्पना की बात, नल हाइपोथेसिस एंड रिसर्च हाइपोथेसिस, है ना। अब ये दोनों हाइपोथेसिस की बात कर रहे हैं, और दोनों हाइपोथेसिस में से कौन सी हाइपोथेसिस ज्यादा बेहतर होगी बनाना, क्यों बनाना चाहिए,
तो इस बात पे हम सोच सकते हैं, है ना? इस बात पे हम डिस्कस करें, व्हाई हैव बोथ, है ना? तो इस चीज को अगर हम देखें, एग्जाम्पल के थ्रू भी समझने की कोशिश करें यहाँ पर, कि रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस इज मोर कंक्लूसिव। जब आप किसी भी शून्य परिकल्पना को आप क्या करते हैं, अस्वीकार करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, है ना? तो ये ऑटोमेटिकली किसको सपोर्ट करती है? ये आपके जो रिसर्च हाइपोथेसिस है, उस रिसर्च हाइपोथेसिस को ये सपोर्ट करता है। ठीक है, इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस इज मोर कंक्लूसिव सपोर्ट फॉर पॉजिटिव रिसर्च हाइपोथेसिस, है ना? हम इसी चीज को दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, मतलब निर्णयात्मक हो जाती है कि आप धनात्मक रूप से उसको क्या कर रहे हैं, उसको आप समर्थन दे रहे हैं, अगर आप नल हाइपोथेसिस को अस्वीकार करते हैं। दूसरे शब्दों में से बोल सकते हैं, द इफ द रिजल्ट ऑफ स्टडी, है ना, जो आपने शोध कर रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है, सपोर्ट योर रिसर्च हाइपोथेसिस, है ना? तो यहाँ पर अगर सार्थक अंतर वहां पे मिल रहा है, तो ऑटोमेटिकली आप जो आपकी शोध परिकल्पना है उसको आप समर्थन देते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाती है, यू ओनली हैव वन पीस ऑफ एविडेंस, है ना? केवल एक ही एविडेंस है, और आपने बनाया हुआ कि यहाँ पर जो एक विधि है दूसरी विधि से ज्यादा प्रभावी होगी। एक ही आपको एविडेंस मिला ऑन द वन सैंपल इन वन सिचुएशन, है ना? एक ही सैंपल है, एक ही सिचुएशन है। इफ यू रिजेक्ट अ नल हाइपोथेसिस, योर केस इज स्ट्रॉन्गर। तो यहाँ पे देखिए, ऐसी स्थिति में अगर हम यहाँ पर शून्य परिकल्पना बनाते हैं और शून्य परिकल्पना को अस्वीकार कर देते हैं, ठीक है, तो जब अस्वीकार कर देते हैं तो ऐसे केस में आपका जो स्टडी है, हाइपोथेसिस है, वो ज्यादा मजबूत हो जाती है। ठीक है ना? क्योंकि किसी भी चीज को ना जब हम अस्वीकार कर रहे हैं या सिद्ध कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, आप सिद्ध कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं, तो एक ही रिजल्ट आपके लिए सफिशिएंट कभी भी नहीं होता, है ना? परंतु किसी चीज को अस्वीकार आप एक ही के आधार पर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इस चीज को अच्छे से समझ सकते हैं, मान लीजिए आप एक रिसर्च कर रहे हैं, सिंपल सा लिया, इफ यू एग्जामिन आ रिसर्च टेक्स्ट बुक, है ना, आप एक रिसर्च की, शोध की एक पाठ्य पुस्तक को आप एग्जामिन कर रहे हैं, और एग्जामिन क्या करना है आपको, इट डज कंटेन अ सैम्पलिंग चैप्टर, क्या उसमें न्यायाधीश का अध्याय होता है या नहीं होता, ये आप उसमें चेक कर लो। तो यू हैव नॉट प्रूवन योर हाइपोथेसिस, है ना? अब यहाँ पर आप हाइपोथेसिस को सही सिद्ध करना संभव नहीं। कैसे संभव नहीं है? यू हैव फाउंड ओनली वन पीस ऑफ एविडेंस, है कि आपने केवल एक ही देखा, है ना, एक ही किताब को सर्च किया, और उसके आधार पर अगर आप उसको सही सिद्ध करेंगे तो वो सही नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो फाउंड ओनली वन पीस ऑफ एविडेंस टू सपोर्ट योर हाइपोथेसिस, केवल एक ही एग्जाम्पल आपके सामने आया है, और उस एविडेंस के आधार पे आप कहें नहीं, आप जो कथन बोल रहे हैं वो सही है, ये सही नहीं होगा। ठीक है, परंतु देयर में ऑलवेज बी अ रिसर्च बुक समवेयर दैट डज नॉट कंटेन अ चैप्टर ऑन सैम्पलिंग। आप सब अच्छे से जानते हैं, कुछ किताबें रिसर्च की ऐसी भी होती हैं जिनमें की सैम्पलिंग का चैप्टर नहीं होता, न्यायाधीश का, वो न्यायाधीश प्रक्रिया के बारे में चैप्टर नहीं होता। इफ ऑन द अदर हैंड, है ना, दूसरी तरफ अगर हम देखें, द टेक्स्ट बुक्स यू एग्जामिन डज नॉट कंटेन अ चैप्टर ऑन सैम्पलिंग, अगर आपने कोई किताब ली और उस किताब में आपको सैम्पलिंग का चैप्टर नहीं मिला, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, योर हाइपोथेसिस इज डिसप्रूवन, अस्वीकार हो गए, है ना, रिजेक्ट हो गए। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, जब आपको वहां पर चैप्टर ही नहीं मिला, तो आप सीधे सीधा क्या कह रहे हैं कि जो आपने रिसर्च हाइपोथेसिस बनाई थी वो गलत सिद्ध हो रही है, शोध परिकल्पना। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो भी हम हाइपोथेसिस बनाते समय ध्यान रखेंगे, वी कैन नेवर प्रूव अवर हाइपोथेसिस। हमको कभी भी ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि हम अपनी परिकल्पना को सत्यापित कर रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं, सिद्ध क्या करना चाहिए, तो फिर हमको ओनली डिसअप्रूव, हमको देखना चाहिए कि हमने जो परिकल्पना शुरू में बनाते हैं, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं कि हम इस चीज को डिसअप्रूव इट, दस वन बुक इज इनफ टू डिसअप्रूव योर हाइपोथेसिस। तो एक किताब जिसमें आपको नहीं मिला चैप्टर, उस आधार पर आप बोल सकते हैं कि आपने जो परिकल्पना बनाई थी हम उसको अस्वीकार कर दें। बट 1000 बुक्स आर नॉट इनफ टू, है ना, 1000 किताबें भी उसको सही सिद्ध करने के लिए पूरी नहीं। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो ऐसी स्थिति में इस बात को आप दिमाग में बैठा लेंगे कि आप जो परिकल्पना बना रहे हैं, तो उसमें जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, तो या तो हम उसको बोलते हैं कि ना, जो नल हाइपोथेसिस बनाई है
वो डिसअप्रूविंग और रिजेक्टिंग की बात। द नल हाइपोथेसिस इज नीडेड बिकॉज हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिसअप्रूविंग, है ना। ये जो बात अभी मैं बता रही थी कि हम जो परिकल्पना बनाते हैं वो अस्वीकार करने के लिए, या उसको रिजेक्टिंग, डिसअप्रूविंग और रिजेक्टिंग। द नल हाइपोथेसिस इज बेस्ट सूट फॉर दिस पर्पस। तो इसलिए हम कह सकते हैं देयरफॉर इट वी हैव टू मेक अ वी मस्ट मेक अ नल हाइपोथेसिस, है ना। तो आप कोशिश करें कि कौन सी किस प्रकार की परिकल्पना बनाए, शून्य परिकल्पना बनाए, तो आप ज्यादा सटीक तरीके से, ज्यादा आत्मविश्वास के साथ अपने बात को कह पाएंगे। In a research study, the test of significance selected to determine whether the difference between the mean is true difference, है ना। किसी भी एक शोध को जब हम कन करते हैं, है ना, अभी तक आपने नल हाइपोथेसिस बनानी है, शोध परिकल्पना क्या होती, शोध परिकल्पना बनानी है, इस बात पे हमने चर्चा की। अब बात आती है, आपकी परिकल्पना बना ली आपने, आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पर द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। टू डिटरमाइन किस लिए करना पड़ेगा, टू डिटरमाइन वेदर अ डिफरेंस बिटवीन मीन इज ट्रू। दोनों मध्यमानों के बीच में जो अंतर है वो क्या वास्तव में है या बाई चांस है, ठीक है ना। तो अ डिफरेंस बिटवीन मीन इज ट्रू डिफरेंस प्रोवाइड्स अ टेस्ट ऑफ नल हाइपोथेसिस। इसलिए हमको किस चीज की जरूरत होती है, शून्य परिकल्पना को बनाने की आवश्यकता थी, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको रिसर्च स्टडी में इस बात का ध्यान रखिए कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते समय आप किस तरह की बनाएंगे हाइपोथेसिस, शून्य परिकल्पना को बनाएंगे, और क्यों बनाएंगे इसको आपको जस्टिफाई करना आना चाहिए, औचित्य निर्धारण करना, ठीक है। एज ए रिजल्ट ऑफ द हाइपोथेसिस इज आइदर रिजेक्टेड। जब आप नल हाइपोथेसिस बना रहे हैं, शून्य परिकल्पना बना रहे हैं, तो दो कंडीशन होगी, ठीक है। एक कंडीशन क्या होगी, या तो आपकी नल हाइपोथेसिस क्या होगी, या तो रिजेक्ट होगी, है ना, अस्वीकार कर रहे हैं आप उसको। आपने बोला देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, है ना, सार्थक अंतर नहीं है, परंतु आपको सार्थक अंतर मिल रहा है। जब सार्थक अंतर मिल रहा है तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर रहे हैं, रिजेक्टेड एज बीइंग प्रोबेबली फॉल्स, है ना। हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे संभावना है कि जो हमने हाइपोथेसिस बनाई थी, नल हाइपोथेसिस, वो सही नहीं है, ठीक है, गलत। या फिर दूसरी कंडीशन होती है नॉट रिजेक्टेड, है ना, वो अस्वीकार नहीं होती। हम कभी भी मान्य शब्द इस्तेमाल नहीं करते, परिकल्पना कभी भी हम ये नहीं बोलते कि वो मान्य हो, ठीक है। तो नॉट रिजेक्टेड एज बीइंग प्रोबेबली ट्रू, संभावना है कि वो सही हो, ठीक है। तो दो स्थितियां मैंने बताई आपको यहाँ पर शून्य का परिकल्पना में, या तो वो रिजेक्ट होगी, ठीक है, तो और या फिर वो नॉट रिजेक्टेड। तो ये दो शब्द आप इस्तेमाल करेंगे अपनी शोध में, ठीक है। या तो वो स्वीकार नहीं की जाती है, और या अस्वीकार की जाती है, ठीक है। अगर वहां पर आपको सार्थक अंतर मिल रहा है, सिग्निफिकेंट अंतर मिल रहा है, तो आप बोलेंगे कि आपकी जो शून्य परिकल्पना है वो अस्वीकार, है ना। परंतु अगर आपको सार्थक अंतर नहीं मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में अस्वीकार नहीं की जाती, अस्वीकार नहीं, ठीक है। इस तरह से इस भाषा का प्रयोग करें, नॉट रिजेक्ट, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब इसमें अब देखिए, यहाँ पर आपने परिकल्पना को, जब आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, और सॉरी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, रिजेक्ट कर रहे हैं, नॉट रिजेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक वर्ड यूज किया था मैंने, प्रोबेबली, प्रोबेबली फॉल्स, प्रोबेबली ट्रू, है ना। तो दैट मीन्स यहाँ पर जो वर्ड इस्तेमाल किया है प्रोबेबली, संभावना, यहाँ पे संभावना है उसके गलत होने की, यहाँ पे संभावना है उसके सही होने की, सही संबंध होने का, या सही अंतर होने की, ठीक है। अब बात आती है शोधकर्ता को ये चीज करनी पड़ेगी, एज ए शोधकर्ता आपको मालूम होना चाहिए, है ना। वी नेवर नो, क्योंकि पहली बात तो क्या है कि किसी को भी जो रिसर्च कर रहे हैं उनको किसी को भी नहीं मालूम है कि जो भी हम निर्णय ले रहे हैं, पहले से हम डिसाइड कर रहे हैं, तो वो कितना सही है ना। वी नेवर नो विथ टोटल सर्टेनिटी, 100% श्योरिटी के साथ कभी नहीं बोल पाते वी आर मेकिंग द करेक्ट डिसीजन। वॉट वी कैन डू इज एस्टिमेटेड द प्रोबेबिलिटी और ऑफर ऑफ आवर बीइंग रॉन्ग, है ना, कि कितनी संभावना है उसके सही होने की, कितनी संभावना है उससे गलत होने की। इसके बारे में एक शोधकर्ता कभी भी 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं कह पाता, ठीक है। एक एस्टिमेट लगा रहा है, एक मोटा मोटा अंदाज लगा के हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात होती है, जो शोध करता है रिसर्चर, है ना, तो यहाँ पर वो कब
अपनी परिकल्पना को स्वीकार करेगा, कब उसको अस्वीकार करेगा, यस अस्वीकार करेगा या अस्वीकार नहीं करेगा, है ना। तो ये स्थिति जो हो रही है वो कब करेगा? आफ्टर वी मेक डिसीजन टू रिजेक्ट और नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, वी मेक इन्फरेंस बैक टू आवर रिसर्च हाइपोथेसिस, है ना। फिर हमको रिसर्च हाइपोथेसिस को लेके उसको उसकी व्याख्या करते हैं। परंतु यहाँ पर जो शोध करता है ना, तो उसको यहाँ पर इसी चीज को जो मैं बात आई पहले इसको समझ लीजिए। जो हाइपोथेसिस है, जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल लिया था, जैसे दो मेथड ली, तो ए और बी मेथड की बात की थी, तो ए इज बेटर देन बी, है ना। तो यहाँ पर आपने रिसर्च हाइपोथेसिस बनाई थी, स्टेट दैट ए इज बेटर देन बी, एंड इफ वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, यहाँ पर शून्य परिकल्पना को अगर आप क्या कर रहे हैं, अस्वीकार कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस, ए और बी में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है ना। और सिग्निफिकेंट डिफरेंस से अस्वीकार कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, ए इज बेटर देन बी, है ना। इफ द मीन ए इज ग्रेटर देन मीन बी, देन वी कंक्लूड दैट आवर रिजल्ट हाइपोथेसिस वाज सपोर्टेड। किसको सपोर्ट कर रही है? हमारे जो रिजल्ट आ रहे हैं वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं? वो हमारे रिसर्च हाइपोथेसिस है, शोध परिकल्पना है, उसको समर्थन कर रहा है। ऑटोमेटिकली आपने उसको अस्वीकार किया, सार्थक अंतर मिला, तो आपने क्या किया, आपकी जो शोध परिकल्पना है वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही उसको सपोर्ट मिल गया, वो सत्यापित हुई, नॉट हुई। यहाँ पर हमने शून्य परिकल्पना को सिद्ध नहीं की। इफ वी डू नॉट रिजेक्ट, अगर दूसरी कंडीशन जो मैंने बताई थी, यहाँ पर आप यहाँ पर सार्थक अंतर आपको वास्तव में नहीं मिला। इफ डू नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, दैट मीन्स क्या हुआ, ए इज नॉट डिफर फ्रॉम बी, ए और बी में क्या है, कोई भी सार्थक अंतर नहीं, ठीक है। तो देन ऐसी स्थिति में आप शोधकर्ता क्या निष्कर्ष निकालेगा, अवर रिसर्च हाइपोथेसिस व्हाट नॉट सपोर्ट। तो ऐसी स्थिति में हमारी शोध परिकल्पना है उसको हम समर्थन नहीं देते। बात समझ में आ रही है? जब आपकी शून्य परिकल्पना अस्वीकार हो रही है तो ऑटोमेटिकली आपकी जो शोध परिकल्पना है वो मान्य हो जाती है। परंतु जब आप क्या कर रहे हैं, उसमें आपने क्या किया, वहां पे उसको डू नॉट रिजेक्ट कर रहे हैं, सार्थक अंतर नहीं मिला, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करते हैं, जो आपने रिसर्च हाइपोथेसिस बनाई थी, शोध परिकल्पना बनाई थी, उसको आप सपोर्ट नहीं करें, समर्थन नहीं दे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? अब बात आती है इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान में रखेंगे, इन ऑर्डर टू टेस्ट अ नल हाइपोथेसिस। अब बात हम कब कहेंगे कि रिजेक्ट हो रही है, कब कहेंगे कि वो एक्सेप्ट हो रही है ना। तो नल हाइपोथेसिस वी नीडेड अ टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। आपको क्या लगाना पड़ता है, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, सार्थकता का स्तर, सार्थक स्तर का आपको परीक्षण करना पड़ता है, ठीक है। वी नीड टू सिलेक्ट अ प्रोबेबिलिटी लेवल। उसके लिए क्या जरूरत होती है, शोधकर्ता को चुनने की, शोधकर्ता को चुनने की आवश्यकता होती है एक संभावना का स्तर चुनने की, ठीक है। ये संभावना का स्तर बताता है हाउ मच रिस्क वी आर विलिंग टू टेक। शोध एज ए शोधकर्ता, एज ए रिसर्चर, हम किसी भी किस रिस्क को कि हम कितना ज्यादा चाहते हैं कि हमारा जो परिणाम हो कितने शुद्ध हो, है ना, उसकी शुद्धता को लेके हम कितना ज्यादा चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहते हैं, है ना। तो वो रिस्क यहाँ पे डिसाइड किसको करना है, शोधकर्ता। तो हाउ मच रिस्क वी आर विलिंग टू टेक दैट द डिसीजन वी मेक आर रॉन्ग, जिसके आधार पर हम कहेंगे कि हमारा हमने जो भी परिणाम निकाला है, जो फिर परिकल्पना निकाली है, वो सही है या सही नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? या उसको हम अस्वीकार अस्वीकार कर रहे हैं या अस्वीकार नहीं कर रहे हैं, ये किस आधार पर हम तय करेंगे, जो हमने प्रोबेबिलिटी लेवल को चुना है, ठीक है। इसी बात को अभी हम आगे डिस्कस करते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है, कि शोधकर्ता कैसे इस चीज को तय करेगा और कैसे तय कर, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जब आपके जो प्रयोगात्मक शोध है, एट द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंटल स्टडी, अब यहाँ पे शोधकर्ता क्या करता है, दिस रिसर्चर टिपिकली हैज टू, जनरली जो काम शुरू कर रहे हैं तो वहां पे या तो दो समूह या दो से अधिक समूह उसके पास है जिनके बीच में वो सार्थक अंतर दिखना चाह रहा है या सार्थक संबंध दिखना चाह रहा है ना। तो यहाँ पर जो दोनों दो या तीन या उससे ज्यादा समूह जितने भी है उनके बीच में या बहुत जो अंतर दिखाई पड़ रहा है या संबंध दिखाई पड़ रहा है, बहुत ज्यादा ना होकर कम दिखाई पड़ रहा है। तो दीज मीन्स आर वेरी लाइकली टू बी एटलीस्ट अ लिटिल डिफरेंस। अब यहाँ पर क्या बात होती है कि आप शोधकर्ता को यहाँ पे डिसाइड करना होता है, द रिसर्चर मस्ट देन डिसाइड वेदर मीन आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट enough to conclude
दैट दे रिप्रेजेंट अ ट्रू डिफरेंस, है ना। यहाँ पे शोधकर्ता को क्या डिसाइड करना है ना, यहाँ पे शोधकर्ता को ये निश्चित करना है कि जो अंतर दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, जो अंतर दिखाई पड़ रहा है वो हमारे निष्कर्ष निकालने के लिए काफी है, जहां हम पूरे आत्मविश्वास विश्वास के साथ ये कह सके कि सार्थक रूप से ये अंतर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वास्तविक अंतर को आपको क्या करना है, एक सार्थक स्तर को, एक कॉन्फिडेंस लेवल को लेकर आपको डिसाइड करना और फिर बताना। दूसरे शब्दों में हम ये बोल सकते हैं कि हम एक शोधकर्ता को क्या करना, मस्ट डिसाइड वेदर टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, है ना, कब उसको शून्य परिकल्पना है उसको अस्वीकार कर, ठीक है ना। समझ में आ रही बात, हम एक ऐसा स्तर तय कर रहे हैं जिस स्तर पे हम अपने शून्य परिकल्पना को स्वीकार अस्वीकार करेंगे या अस्वीकार नहीं करेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखते हैं therefore, यहाँ पर क्या होता है, therefore researcher select and applies an appropriate test of significance। इस बात को सिद्ध करने के लिए रिसर्चर क्या करना पड़ता है, जो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस है उनको वहां पर अप्लाई करके वो कैलकुलेशन करता है ना। अब टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस जो भी वो लगा रहा है, इट हेल्प्स अस टू डिसाइड वेदर वी कैन रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, जो शून्य परिकल्पना बनाई है उसको हम अस्वीकार करेंगे, एंड इंटरफेयर दैट, और हम क्या व्याख्या करेंगे परिणाम की, the difference is significantly greater than of chance। जो अंतर दिखाई पड़ रहा है वो अंतर जो चांस है उससे भी ज्यादा बेहतर है, उससे ज्यादा सही है, सार्थक रूप से सही है ना। तो यहाँ पर तब रिजेक्ट कर रहे थे क्योंकि नल हाइपोथेसिस शून्य परिकल्पना, यहाँ पे कोई भी संबंध नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है, परंतु आपको अंतर मिल रहा है और आपको अंतर, आप कह रहे हैं जिस स्तर पे आपने उसको देखा तो आप बोला उसको उस लेवल पे वो सार्थक रूप से उससे ज्यादा बेहतर है ना। चांस जो है वहां पर काम है। इफ द डिफरेंस इज टू लार्ज, अगर देखिए यहाँ पर आपको अंतर बहुत ज्यादा दिखाई पड़ रहा है, डिफरेंस इज टू लार्ज टू बी एट्रीब्यूटेड टू चांस, तो वहां पर बाई चांस वो माइनर होगी बात है, तो वी रिजेक्ट द नल। जब आपको बहुत ही ज्यादा एट पार अंतर दिखाई पड़ रहा है, डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है, तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, अस्वीकार कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज अ रियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, है ना। तब वहां कह सकते हैं कि वास्तव में जो दोनों विधियां हैं, दोनों विधियों में वास्तव में अंतर है, ठीक है, बाई चांस नहीं है बल्कि वास्तव में अंतर, ये बात आ जाती, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस की बात कर रहे हैं हम लोग, इज यूजुअली कैरिड आउट यूजिंग अ प्री सिलेक्टेड प्रोबेबिलिटी लेवल। ये क्या है, ये पूर्व से निर्धारित या पूर्व में चुना गया संभावना का स्तर, किसके द्वारा चुना गया स्तर, शोधकर्ता के द्वारा, है ना। तो कैरिड आउट यूजिंग अ प्री सिलेक्टेड प्रोबेबिलिटी लेवल दैट सर्व एज अ क्राइटेरियन टू डिटरमाइन whether the whether we reject or fail to reject the null। जिस स्तर पे, मतलब शोधकर्ता ने जो पहले से तय किया था एक संभावना का स्तर, उस संभावना के स्तर पर शोधकर्ता उस चीज को या तो अस्वीकार कर देगा या फिर अस्वीकार नहीं करेगा। ये किस स्तर पर, एक आपको फिक्स आपके पास संभावना का स्तर आपने पहले से चुना हुआ एज ए रिसर्चर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। इसी चीज को आप और अच्छे से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपने जो प्री सिलेक्टेड प्रोबेबिलिटी लेवल लिया है ना, शोधकर्ता ने, इज आइदर 5 out of 100 चांसेस, है ना, या तो उसने क्या लिया कि 100 में से 5 हम ऐसे चांसेस को हम दे रहे हैं कि जो जो हमको डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है वो डिफरेंस बाई चांस 5 बार भी हो रहा है, ठीक है ना, तो हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो दैट द ऑब्जर्व डिफरेंस डिड नॉट अकर बाय चांस, तो हम ये मान लेंगे कि अब जो हमको अंतर दिखाई पड़ रहा है वो बाई चांस नहीं, वो वास्तव में ट्रू डिफरेंस, ठीक है ना। परंतु इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू मीन इज लाइकली टू अकर लेस देन 5 टाइम, अगर शोधकर्ता क्या कर रहे हैं, संभावना का स्तर उसने जो तय किया वो 5 से कम वाला स्तर लेगा, है ना। तो दैट मीन्स क्या हुआ कि 100 में से केवल एक एक हम बाई चांस मान रहे हैं, ठीक है ना। तो आपने 100 में से 1 इज, इट इज वेरी अनलाइकली टू हैव अकर्ड बाई चांस। अब यहाँ पर शोधकर्ता पूरे विश्वास के साथ इस बात पे बोल सकता है कि यहाँ पर सिर्फ जो बाई चांस जो डिफरेंस का आता है तो इसके चांसेस बहुत कम है या नहीं के बराबर है एक, ठीक है। तो वहां पे जो भी चांस हो रहा है वो सैंपलिंग एरर के कारण नहीं हो रहा है, न्यायदर्श त्रुटि के कारण
नहीं हो रहा है वो वास्तव में अंतर है। ठीक है, देखिए एक दफे आपने एक जगह शोधकर्ता बना रहा है 100 में से 5 चांस को दे रहा है, परंतु दूसरी जगह उसने कहा नहीं हम 100 में से केवल एक ही को देंगे। अब देखिए दोनों में ऑटोमेटिकली कंपेयर करें तो ज्यादा एक्यूरेसी कहाँ बढ़ रही है, जितना ज्यादा आप हाई लेवल पे एक्यूरेसी लेंगे है ना, तो उतना ज्यादा आपके पास विश्वास के साथ बोल सकते हैं कि आपने जो परिणाम बता रहे हैं उसमें जो अंतर दिखाई पड़ रहा है वो वास्तव में है। 10 देयर इज इनफ, है ना, देयर इज हाई बट नॉट परफेक्ट। यहाँ पे ध्यान रखें, हम ये बात बोल रहे हैं कि यहाँ पे हाई लेवल है परंतु फिर भी अभी परफेक्ट नहीं, 100 में से 1 चांस है, संभावना है एक की गलती होने की। तो प्रोबेबिलिटी दैट द डिफरेंस बिटवीन द मीन डिड नॉट अकर बाय चांस, है ना। तो आपने जिस चीज को हाई लेवल पे आप बोल रहे हैं यहाँ पर आपकी शुद्धता ज्यादा बढ़ जाती है ना। जैसे आपने देखा होगा कि जब आप गोल्ड खरीदने जाते हैं तो गोल्ड जब खरीदते हो तो आपको शॉपकीपर जो रहता है मार्केट में वो बोलता है कि ना ये 18 कैरेट का है, ये 20 कैरेट है, ये 22 कैरेट है, 23 24 कैरेट है ना। तो कैरेट बढ़ रहा है और जैसे जैसे कैरेट बढ़ता जा रहा है गोल्ड, तो गोल्ड की एक्यूरेसी तो होती है, गोल्ड की आप देखते हैं ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस भी इंप्रूव होती जाता है। सिमिलरली आप जो रिसर्च कर रहे हैं आप जितना ज्यादा हाई लेवल पे लेंगे तो उतनी ज्यादा वैल्यू वहां पर बढ़ जाएगी, कॉन्फिडेंस लेवल पे आप कह सकते हो ज्यादा सही। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर देखते हैं कि एक्सप्लेनेशन फॉर द डिफरेंस इज दैट टू ट्रीटमेंट वर डिफरेंटली इफेक्टिव, है ना। तब आपकी व्याख्या आप कह सकते हैं कि जहाँ यहाँ पर जो भी आप उपचार दे रहे थे उनमें जो प्रभाव है वो वास्तव में फर्क प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो दैट इज देयर वॉज अ रियल डिफरेंस, दोनों विधियों में जो अंतर दिखाई पड़ रहा है वो वास्तव में अंतर है। ठीक है, तो बिटवीन मीन्स ऑब्वियसली, है ना, इफ वी कैन से वी वुड एक्सपेक्ट अ डिफरेंस बाय चांस ओनली वन टाइम। ऐसी स्थिति में अगर आप ज्यादा शुद्धता की बात कर रहे हैं, आपने जो संभावना का स्तर लिया हुआ है वो आपने कितना लिया हुआ 0.01 लेवल। ठीक है, दैट मीन्स 100 में से 1, मतलब जो गलती हम उसे कितना बाई चांस दे रहे हैं सिर्फ 100/1। तो वी आर मोर कॉन्फिडेंस, ऐसी स्थिति में जो शोध करता क्या होता है ज्यादा विश्वास के साथ अपना निर्णय ले सकने में सक्षम होता है। देन वी इफ वी वुड एक्सपेक्ट सच अ चांस डिफरेंस 5 टाइम इन 100, किसकी तुलना में अगर हम ले रहे हैं 0.05 सार्थक अंतर स्तर पर, दैट मीन्स 5.05 मतलब 100 में से 5 चांस को हम एक्सेप्ट करें तो उसकी तुलना में ये ज्यादा शुद्धता हो जाती है जब आप 100 में से केवल एक ही चांस को इंपॉर्टेंस दे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये चीज डिपेंड करती है यहाँ पर कि जो रिसर्चर है ना, कितना कॉन्फिडेंट है, हाउ कॉन्फिडेंट वी आर डिपेंड्स ऑन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, कितनी ज्यादा आत्मविश्वास के साथ आप अपने जो परिणाम और उन परिणामों को कह सकते हैं। ये किस चीज पे निर्भर करता है, निर्भर करता है आपका जो संभावना स्तर है उस प्रोबेबिलिटी लेवल, है ना। तो जहां पर आपने डिसाइड किया और आप जहां जिस लेवल पे आप अपना टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, सिग्निफिकेंस का टेस्ट लगा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट टेस्ट होते हैं, अ नंबर ऑफ डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, अलग अलग तरह के टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस है, आप आगे पढ़ेंगे भी इसको देखेंगे। तो यहाँ पर उनको आप अप्लाई कर रहे हैं, आपका जो शोध कर रहे हैं वो शोध किस प्रकार का है उसके अनुसार आप तय करते हैं कि कौन सा आप वहां पर टेस्ट लगाएं। ठीक है, तो यहाँ पर इस बात को ध्यान रखेंगे जब आपका जो भी आप शोध अध्ययन कर रहे हैं उस अध्ययन में आप इस बात को देखेंगे कि कौन सा आपको सिग्निफिकेंट टेस्ट लगाना है। तो इसमें कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इसमें प्रभाव डालते हैं। कौन से फैक्टर्स होते हैं, पहला फैक्टर होता है कि आपके पास जो भी डेटा कलेक्ट हुआ है प्रदत्त आ रहे हैं वो किस स्केल पर है ना, स्केल ऑफ मेजरमेंट, किस स्केल ऑफ मेजरमेंट पे है, क्या वो नॉमिनल स्केल पर है, क्या वो ऑर्डर स्केल पे है, या फिर वो इंटरवल स्केल पे है या रेशो स्केल पे, है ना। तो किस स्केल पे आपके पास प्रदत्त या डेटा कलेक्ट हुआ है, तो रिप्रेजेंट्स बाय द डेटा, जो भी प्रदत्त आपके पास आए वो आपको प्रदर्शन बताते हैं कि आपको कौन सा वहां पर टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस लगाना है। दूसरा जो फैक्टर होता है बहुत इंपॉर्टेंट, जो भी आपने पार्टिसिपेंट्स हैं सिलेक्ट किए, मेथड ऑफ पार्टिसिपेंट सिलेक्शन, किस मेथड से आप अपने पार्टिसिपेंट जो सैंपल में लिए हैं उन सैंपल उनको कैसे आप चुन रहे हैं। और दूसरी बात, आपके शोध में कितने समूह हैं, नंबर ऑफ ग्रुप्स बीइंग कंपेयर्ड, कितने समूह की आप तुलना कर।
ठीक है, तो ये दूसरा जो कारक है जो प्रभाव डालता है या डिसाइड करने में आपको मदद करता है। तीसरी बात होती है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिटरमाइन, आपके शोध में कितने स्वतंत्र चर हैं जिनको आपको देखना है, जिनका प्रभाव आपको देखना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो इन तीनों चीजों को आप अपनी स्टडी में ध्यान से देखेंगे, फिर अपने समझेंगे, उस आधार पे आप टेस्ट सिग्निफिकेंट टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस सिलेक्ट करेंगे और लगाएंगे। आज हमने समझने की कोशिश की कि परिकल्पना क्या होती है, परिकल्पना परीक्षण, परिकल्पना नहीं, परिकल्पना परीक्षण क्या होता है। ठीक है, उसमें शून्य परिकल्पना और साथ ही साथ हमने बात की थी शोध परिकल्पना, दोनों में से कौन सी परिकल्पना आप बनाया। ठीक है, और फिर परिकल्पना के परीक्षण के लिए लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या डिसाइड करेंगे, इसको समझने की कोशिश की थी। मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई होगी। अगर कोई भी आपको जिज्ञासा हो या कोई भी आप प्रश्न पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझसे लिख पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे पढ़ने का आगे का। थैंक यू।